श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम हमने कर लिया था। आज पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो पहले आता है इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि मतलब जो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम था आज़ादी के बाद में, तो उसका एक फ्रेमवर्क क्या था। तो उसमें तीन चीजें मेनली आती हैं। एक आएंगी पॉलिसी मेकिंग, की जो पॉलिसी बनाएंगे। पहली चीज। एक आएगी उनकी रेगुलेशन, रेगुलेशन के लिए कि पॉलिसी तो बन गई, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा और ये कौन नजर रखेगा किसी विश्वविद्यालय पर या फिर किसी स्कूल पर, कि जो भी हमने पॉलिसी बनाई थी तो उन पॉलिसीज को जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो फॉलो कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और लास्ट आता है एक्रेडिटेशन, कि मतलब जैसे कि बोल देते हैं हम मान्यता, कि वो कौन से ऐसी संस्थाएं हैं या फिर ऐसे कौन से बोर्ड हैं जो एक्रेडिटेशन एक्रेडिटेशन उनको देंगे किसी भी विश्वविद्यालय को, या फिर किसी भी जो भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी चीजें आती हैं तो उनको कौन देगा। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बेसिकली जो इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है इसी के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, कि पॉलिसी मेकिंग में तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। रेगुलेशन बॉडीज में जैसे कि आपकी बॉडी है एक, जो आपका यूजीसी का एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी, एमसीआई, पीसीआई, डीईसी, बीसीआई। तो ये अलग अलग क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज। और एक्रेडिटेशन में फिर आ जाती है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और ओम पूनम, ओम सुभाष। एक आएगी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी मेकिंग बॉडीज की, कि पॉलिसियां कौन सी बनाती हैं, उन क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी। इसमें सबसे पहला आता है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो एक सेंट्रल बॉडी है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 2020 तक इसका ये नाम। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है इसका। तो शिक्षा मंत्रालय, संक्षिप्त में MOE इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले क्या था, 1985 से 2020 तक इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था। भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो शिक्षा पर जो राष्ट्रीय नीति है, यानी कि जो नेशनल पॉलिसी है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये इसका पता होना चाहिए आपको, कि काम क्या है इसका, शिक्षा मंत्रालय का, कि जो भी नेशनल पॉलिसीज होंगी, राष्ट्रीय नीतियां होंगी, उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा, उनको कार्य में लेके आएगा, ठीक है। तो ये है आपका पॉलिसी मेकिंग बॉडी पहली। दूसरी कौन सी है इसमें, दूसरी आती है अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो इसका क्या काम है, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर का मतलब क्या होता है, कि दो विश्वविद्यालयों के बीच में, जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के रूप में जाना गया। मतलब जो भी है, जैसे कि मान लिया हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक आजकल यूनियन है, अपनी एक एसोसिएशन है, तो ऐसे ही इसको मान सकते हो, कि जो काफी सारे विश्वविद्यालय हैं तो उनको आपस में जो जोड़ती है उस वो बोर्ड ये है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इस जो भी हम आज करने वाले हैं इसमें सबसे मेन है आपका ईयर, कि कौन से साल में उस चीज की स्थापना हुई थी, या फिर कौन से साल में वो वर्किंग बॉडी बन गई थी, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आता है आपका, सीक्वेंस पूछ लेगा आपसे, कि तीन चार ऑप्शन आपको दे देगा। मान लिया एक दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक दे दिया अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, फिर एक दे दिया NAAC। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में बना।
तो ये इसमें से मेन क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। ये सारे ईयर एक जगह लिख लेना आप। ठीक है, आसान है, एक पेज पे सारा आ जाएगा, पूरे यूनिट 10 का। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। ठीक है, 10-15 मिनट का सारा खेल है ये। और जो भी एक या दो क्वेश्चन इसमें से आता है वो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो स्थापना 1925 में शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबंध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालयों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो इसका काम क्या था? प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज। तो ये पीवाईक्यू भी आया है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो उसमें था प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज, इसका काम है। और अगर हिंदी में बात करें तो जो भी इसकी विश्वविद्यालय की गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये दूसरा पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो गई। अब इसने बोल दिया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने कि यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटी है इनको बढ़ाना है। ठीक है, या फिर जो इसका एक्चुअल में मतलब है इसका बोर्ड का, वो मैंने बता दिया आपको कि दो विश्वविद्यालय हैं तो उनको आपस में जोड़ना, यानी कि उनको एसोसिएट करना। तो वो एसोसिएशन के लिए भी क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इसको AIU भी बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संगठन और संघ है। कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में आप गए होंगे कॉलेज में, तो वहां पर स्टूडेंट की अपनी एक यूनियन होती थी, जो कि, और उसमें यूनियन में फिर चुनाव भी होते थे कि उसका लीडर कौन बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही यूनिवर्सिटीज का आपस में क्या है? लिंकेज है। और उस लिंकेज का नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो दिल्ली में ये स्थित है, इसका कार्यालय दिल्ली में है। ठीक है, यह विदेश में चलाए जा रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, मानकों और क्रेडिट का मूल्यांकन करता है। और उन्हें भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में बराबर करता है। कि जो भी मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो उसमें कौन से प्रोग्राम चलते हैं, क्या क्या कोर्सेज उसमें चलते हैं, तो उसके एक तरह से इक्वल स्टैंडर्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज का हो जाए, तो उसमें ये प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। फिर इसके बाद हमारी अगली बॉडी आती है इसमें, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इसका क्या काम है? जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, या फिर इसको शॉर्ट में बोल देते हैं CABE। तो क्या काम है इसका? शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को, सलाहकार बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है। तो मतलब काम क्या करेगा? एडवाइस देगा, सलाह देगा। तो जो भी सेंटर में हो या फिर किसी स्टेट में हो, जो भी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, तो उनके लिए सरकारों को ये सलाह देता है कि क्या आपको उस यूनिवर्सिटी में या फिर क्या उस बोर्ड में आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या उसमें से हटाना है, क्या चीजें लेटेस्ट चल रही हैं, तो उसके लिए ये काम करता है। तो इसकी स्थापना पहली बार कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1920 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, भंग कर दिया गया कि इसकी जरूरत नहीं है, चाहे जो भी रीजन रहा हो उसका। ठीक है, लेकिन 1920 में स्टार्ट हुआ था और बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन 1935 में इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, तो 1935 में। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहली बार स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और दूसरी बार मतलब पुनः अस्तित्व में कब आया था ये? तो 1935 में आया। ठीक है, यह शैक्षिक क्षेत्र में सरकारों के लिए सर्वोच्च और सबसे पुराना सलाहकार बोर्ड है। मतलब एजुकेशन की फील्ड में अगर बात करें तो सबसे ऊंचा दर्जा इस बोर्ड को दिया जाता है, क्योंकि इसी की सलाह से जो भी सरकारें पॉलिसियां बनाती हैं या फिर किसी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करती हैं। और सबसे पुराना सलाहकार बोर्ड ये माना जाता है। तो ये था CABE। फिर इसके बाद
आते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। ये हमारी पॉलिसी मेकिंग यहीं तक खत्म होती है। पॉलिसियां ये बनाएंगे, चाहे वो सलाह दे के बनाएं चाहे बिना सलाह के बनाएं। रेगुलेट ये करवाएंगी उनको, मतलब उनका नियमन ये करती हैं कि जो भी पॉलिसियां बनी हैं तो वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज, इसमें से पहला हमने देखा था यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो क्या है ये? भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी भी बोलते हैं। तो यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार ये कार्यरत है। तो कौन से एक्ट में आता है? यूजीसी एक्ट 1956। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना है कि 1956 का जो यूजीसी का एक्ट था, उसके अनुसार ये यूजीसी जो है कार्यरत। एक अनुसार के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक बॉडी है एक। ठीक है, मतलब पूरे विधान के साथ ये बनाई गई है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। और इस पर उच्च मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव की जिम्मेदारी है। कि मतलब जो भी एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी में हो रही है, तो उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो। ऐसा ना हो कि बस वो फ्री में डिग्रियां बांटे जा रही हैं। ठीक है, तो उसकी ये निगरानी करता है। मतलब वो स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपको मिनिमम इतना यहाँ इस लेवल तक किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, और इस लेवल तक किसी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो आसान बनाने हैं कि मुश्किल बनाने हैं, वो सारा का सारा यही देखता है। ठीक है, जैसे कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखा था कि जो ये अलग अलग पोर्टल्स थे, ऑनलाइन पोर्टल्स थे, ठीक है, मूक थे, MOOC या फिर LMS थे। तो उसमें क्या था कि उनके लिए सेट किया गया था कि ऑनलाइन आप कितना सिलेबस करवा सकते हैं। तो किसी को याद है तो हैंड रेज करो कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो इन LMS के माध्यम से कितने परसेंट सिलेबस कवर करवा सकती है। बाकी के लिए उसको फिजिकल क्लासेस लगानी ही पड़ेंगी। हाँ जी केशव। 40% करा सकते हैं ऑनलाइन। हाँ जी, तो 40% कोई भी विश्वविद्यालय जो है ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। बाकी का उसको ऑफलाइन क्लासेस चलानी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो ओपन डिस्टेंस कोर्स नहीं है तो। रेगुलर कोर्स की हम बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यानी कि इस कि यूजीसी नाम की कोई या फिर इस तरह की कोई बॉडी बननी चाहिए, तो ये किसने रिकमेंड किया था? तो एक कमेटी बनी थी, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, या फिर राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, अलग अलग समय पे ये कमीशन बनते रहते हैं और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। उस रिपोर्ट में ये था, रिकमेंडेशन में, कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जो जो भी पॉलिसी हम बनाते हैं उसको रेगुलेट कर सके, उसके ऊपर ध्यान रख सके। तो वो बॉडी थी यूजीसी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। राधा कृष्णन कमीशन। तो ये था आपका यूजीसी। इसके बाद आता है कि यूजीसी के मैंडेट क्या है। अधिदेश, क्या मतलब होता है अधिदेश का, मैंडेट का? इंग्लिश वर्ड है ये तो। हाँ जी केशव। तो पक्का तो आइडिया नहीं पता, पर हाँ मतलब ये हो सकता है कि जो यूजीसी के मतलब नियम कायदे कानून होंगे कि इस तरीके से रेगुलेट करती है। हाँ, ठीक है, कि कैसे वो रेगुलेट करेंगे, क्या उसके नियम कानून है, वही इसमें सारे आ जाए। तो क्या क्या शामिल है इसमें? ओम रीना। जो भी विश्वविद्यालय की शिक्षा है उसको बढ़ावा देना और उनमें समन्वय स्थापित करना। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रख रखाव करना। यानी कि जो यूजीसी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्लास में कितने बेंचेज होने चाहिए, कितने प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, ठीक है, पानी पीने का पानी, वॉशरूम। तो ये सारे मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि ये इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, तभी वो विश्वविद्यालय जो है रन हो सकता है, नहीं तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। तो उनका निर्धारण भी ये करते हैं और उनका
रेगुलेट भी यही करते हैं, मतलब उनको मनवाते भी यही। तो शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाएंगे ये, कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए एजुकेशन के। कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना, कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है फ्यूचर में। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान वितरित करना। ठीक है, जो भी बजट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें विश्वविद्यालयों के लिए अलग से बजट होता है। ठीक है। तो संघ और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दें। ठीक है। तो ये क्या है, यूजीसी के अधिदेश। तो ये मेन हमारी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, मेन। ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी है। और कौन सी है? तो पहली आती है AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये क्या है, AICTE? तो AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, द परव्यू ऑफ AICTE, द काउंसिल कवर्स प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन। तो किस किस में ट्रेनिंग करवाते हैं, किस किस में रिसर्च में इनका रोल रहता है AICTE का। टेक्निकल है तो मतलब टेक्निकल एजुकेशन इनकी मेन रहेगी। टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड मेनली आती है इंजीनियरिंग की। तो टेक्नोलॉजी तो है ही, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये सारे नाम जो है, इसमें क्या क्या नाम आ गया, इंजीनियरिंग का आ गया, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट। ये पूछा गया है इसलिए इतने सारे नाम लिखे हैं। अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पर क्या करते हैं ये, तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और उनको रिसर्च के लिए भी। ओके, इसकी फुल फॉर्म होगी आज के टेस्ट में। ठीक है, तो ये AICT का काम। फिर अगली आती है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आती है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनकी फुल फॉर्म सबकी याद होनी चाहिए आपको। BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। NCRT, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर अगला आता है NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचरों के एजुकेशन के लिए। बार काउंसिल, ये लॉ से संबंधित है, जो भी कानूनी पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी BCI है। जो भी दवाइयों से संबंधित, जो भी फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो उसके लिए PCI है। और जो भी MBBS है, BAMS है, ठीक है, स्पेशली MBBS, तो उसके लिए NCI। NCT, ये टीचर्स की एजुकेशन के लिए है। DST, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि BSc और या फिर आगे रिसर्च में जो भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अलग रेगुलेटरी बॉडी। DEC, जो भी डिस्टेंस से या फिर ओपन से जिसको बोलते हैं, हम कोर्स करना चाहते हैं कोई भी, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ठीक है, तो ये है आपकी अदर रेगुलेटरी बॉडीज। तो इनकी थोड़ी बहुत डिटेल एक दो की आएगी, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है एक्रेडिटिंग बॉडीज। तो इनका क्या काम होता है, कि एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मान्यता देना, कि वो अपने कॉलेज में या फिर अपनी विश्वविद्यालय में क्या ले सकते हैं, बच्चों को एडमिशन ले सकते हैं और उनसे फीस भी अर्जित कर सकते हैं। तो ये मान्यता कौन देता है? तो पहले आता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC। आप किसी भी विश्वविद्यालय में गए होंगे, अगर उसका मेन बोर्ड आपने देखा हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है NAAC सर्टिफाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई आए और आपको चारों तरफ से देख के बोले कि
आपने कुछ काम किसी को दिया था, जैसे मान लिया काम वाली आपके घर में आती है और आप लोग बाहर गए हुए थे, तो जैसे ही आप घर में आते हैं तो हर एक कोने के ऊपर नजर जाती है कि साफ सफाई अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि ये निगरानी रखती है। तो ऐसे ही NAAC के जो मेंबर्स हैं या फिर जो इसमें काम करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में विजिट करते हैं, वो असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद जो भी उनके पास रूल्स और रेगुलेशन की उसके चेकलिस्ट देते हैं उनके पास, अगर तो उसमें स्कोर जो है वो ठीक ठाक बन जाता है तो वो मान्यता दे देते हैं, अगर उसमें स्कोर ठीक नहीं बनता है तो वो मान्यता नहीं देते हैं। हर एक जैसे चेकलिस्ट होती हैं तो उनके अलग पॉइंट्स होते हैं, कि वॉशरूम है तो उसका अलग पॉइंट है। ठीक है, फीमेल और मेल का अलग अलग है तो उसका अलग पॉइंट है, डिसेबल फ्रेंडली है कि नहीं है, साफ सफाई प्रॉपर रहती है कि नहीं रहती है, ऐसा तो नहीं कि कूड़ा कचरा हर जगह रहता है, जितने नंबर ऑफ प्रोफेसर होने चाहिए मिनिमम उतने हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। लाइब्रेरी के अलग पॉइंट्स होते हैं, पार्किंग एरिया के अलग होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये असेसमेंट करते हैं उसका। तो इट कंडक्ट्स असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज कॉलेजेस। तो कॉलेजेस में ये विजिट करते हैं, यूनिवर्सिटी और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू डेराइव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्योंकि क्वालिटी को जांच करने के लिए ये विजिट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो स्कोर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगली बॉडी आती है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, NBA। ठीक है, किसी किसी में लिखा मिलता है कि NAAC सर्टिफाइड, किसी में लिखा मिलता है NBA सर्टिफाइड, और किसी में दोनों लिखे मिलते हैं। ठीक है, तो जो काम NAACC का है, NAAC का है, वही इसका काम है, कुछ अलग नहीं है उससे। एक सेकेंड। क्या है NBA? इट वाज established in the year 1994। 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी ये NBA। डेट सारी इंपॉर्टेंट, ईयर सबका इंपॉर्टेंट है, जिसका भी लिखा मिल जाए आप। ठीक है, तो एक दो में मार्क करना रह भी जाए तो वो आप अंडरस्टूड है कि ईयर आपको याद करना है। और NBA किसके तहत एस्टेब्लिश हुई थी? अंडर सेक्शन 10 U ऑफ AICTE एक्ट, इन ऑर्डर टू assess the qualitative competence of programs offered by technical institutions from diploma to postgraduate level in engineering and technology, management and pharmacy and architecture, etc। ठीक है, तो स्पेशली मतलब डिवाइड कर रखे हैं कि NAC के लिए जो भी कोर्स हैं तो उस विश्वविद्यालय में होते हैं, तो NACC सर्टिफाइड होना चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे हैं, कुछ फील्ड ऐसी हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए NBA सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है? तो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है इसका 10U। किसका? AICTE एक्ट का। तो ये है आपका NBA बोर्ड। अब AICTE एक्ट क्या है या फिर AICTE है क्या, ये भी पता होना चाहिए, तभी इसका सेक्शन 10 आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ होता भी है इसमें। तो क्या है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? तो सेटअप हुई थी ये नवंबर 1945 में। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले PYQ, तो याद रखना है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नवंबर 1945 में ये स्टार्ट हुई थी, बन गई थी। ये नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है ये, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट की बॉडी है, पूरे सेंटर की है और भारत देश के सभी राज्यों के ऊपर ये निगरानी रखती है। तो to conduct a survey on the facilities available for technical education and to promote development in the country in a coordinated and integrated manner। कि जो टेक्निकल एजुकेशन है स्पेशली उसके लिए ये स्टार्टिंग में बनाई गई थी।
टेक्निकल एजुकेशन वाली जो भी यूनिवर्सिटीज थी, तो उनके ऊपर सर्वे के लिए बनाई गई थी कि वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं है। मान लिया कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी की ही कोई विश्वविद्यालय है, तो उसमें देखेंगे कि जो भी कंप्यूटर लैब है तो उसमें प्रॉपर जो भी पीसी हैं तो वो हैं कि नहीं, और हैं तो वर्किंग में हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के तो कहाँ मिलेंगे, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के वहां पर ला के रख दिए हैं दिखाने के लिए बस, और बच्चे जाते हैं तो वो चलते नहीं। ठीक है, तो ये उनकी क्वालिटीज को मेंटेन करती है, मेंटेन करवाने में हेल्प करती है उनकी। ठीक है, टाइम टू टाइम उनको गाइडलाइन और सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं ये। ठीक है, किस वे में? कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड यानी कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, विजिट करनी हो तो विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करना हो तो इंस्पेक्शन करते हैं। ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन में। इंटीग्रेटेड, उनके साथ मिलके, ऐसा नहीं है कि बस स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हर बार खुद एक सारा काम करके आएंगे। तो किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे और वहाँ पर जो भी वहाँ का स्टाफ है या फिर जो भी उसकी मैनेजमेंट के लिए है, तो उनके साथ मिलके ये एक एक चीज को पॉइंट आउट करते हैं और कमियां बताते हैं पहले तो, ये कमी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, फिर दोबारा विजिट होती है, उसके बाद ये सर्टिफाई करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं एआईसीटीई के? प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन में जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, सेम ही चीज है। रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, की जो भी नियम बनाए गए हैं तो उनको रेगुलेट करना और उनको मेंटेन भी करवाना सबसे, सभी विश्वविद्यालयों से। द परव्यू ऑफ एआईसीटी कवर्स प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन, वही सारे, वही है जो हम पीछे पढ़ के आए थे। ठीक है, तो वही लाइन है, इसमें सारे के सारे वही कोर्सेज। इंजीनियरिंग का है, टेक्नोलॉजी का है, आर्किटेक्चर का है, टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो जो एक्सेट्रा को भूल जाओ, जितने लिखे हैं उतने आपको पता होने चाहिए कि एआईसीटी के अंदर क्या क्या चीजें आए। ठीक है, इनसे अलग कोई आपको एग्जाम में मिल जाए या फिर इसी के, मान लिया क्वेश्चन ही आ गया इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कवर्स अंडर एआईसीटी, तो तीन नाम इसमें से कोई मिलेगा, एक नाम अगर इनसे कोई भी आपको मिलता है तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो ये है आपका एआईसीटी, इसी के जो नियम बने हुए हैं उसके सेक्शन हैं, मतलब एक जैसे संविधान लिखा गया है ऐसे ही एआईसीटी की एक रूल बुक है, उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। उसी के सेक्शन 10 के यू पार्ट में क्या है, एनबीए को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो जो ये हो गया एआईसीटी। तो जो अब हमने की थी अदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बॉडीज, तो उनकी हम थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बना था एक बार। पहले आता है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट एस्टेब्लिश हुई थी 1934 में। ईयर सबके हाईलाइट होंगे, ठीक है, जो जिसका नहीं है उसको आप कर लेना हाईलाइट, ईयर सबके इंपॉर्टेंट। अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1933, तो पहले एक्ट बना, उसके बाद ये एमसीआई उसी के एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर दूसरा आता है इसमें पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बनी थी 1948। ठीक है, बार कोड, सॉरी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, और ये बनी थी एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट, क्योंकि वकीलों से संबंधित है ये, ऑफ 1961। एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या है इसकी, किसको याद हो गई? एनसीईआरटी, पूनम। जी आचार्य जी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है? ये ट्रेनिंग। हाँ, तो वहां पर
टेक्नोलॉजी भी लिखा मिलेगा एक ऑप्शन में आपको, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है। इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1961। अब इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है। जो जहां तक है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आएगा, ये चारों ऑप्शन आपको दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज अरेंज करो इनको। तो पहले आ जाएगी एमसीआई, फिर पीसीआई, फिर बीसीआई और फिर एनसीईआरटी, ठीक है। इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपसे पूछे कि बीसीआई कब एस्टेब्लिश हुई या फिर एनसीईआरटी कब एस्टेब्लिश हुई, लेकिन याद फिर भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, बन सकता है। और क्या क्या है इसमें, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, was established in May 1971। तो उसके भी बाद है एनसीईआरटी के भी बाद, एनसीईआरटी थी 1961 में, ठीक है। तो एक बार उनका सबका लिख देते हैं यहाँ पर एक ही स्लाइड में ताकि आपको सारा मिल जाए। एमसीआई कब था? 1934। 1934। पीसीआई 1948। 1948। फिर बीसीआई 1961। और एनसीईआरटी 1961। 1961, ठीक है। और डीएसटी आ गई है मई मई में 1971 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था डीएसटी को बनाने का। अब टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइंस से संबंधित है, तो मतलब इसके लिए अलग से बॉडी बना रहे हैं किसी चीज के लिए, तो मतलब उस चीज को ये बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना एंड प्लेइंग द रोल ऑफ ए नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रोमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज इन द कंट्री, ठीक है। कि अलग से ही एक बॉडी बना दी, क्योंकि पहले तो मान लिया एनसीईआरटी के अंदर कवर होता था 1% के लिए, मान लिया तो एनसीईआरटी के ऊपर बर्डन था कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी काम करना है, बाकी सब्जेक्ट भी उसको देखने हैं। तो वो पूरे इंडिया में घूम घूम के तो ये चीजें करवा नहीं सकती कि सारी चीजें इंप्लीमेंट करवा दे। तो इसलिए उसकी एक अलग बॉडी बना दी कि आप अब एक ही काम है आपका कि ये आप वो काम करना है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको, उसके डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करने, कोऑर्डिनेट करना है, जो भी विश्वविद्यालय इस तरह के कोर्स करवाते हैं, और उनको प्रमोट करना है, उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट करना है। तो ये हो गया डीएसटी। इसके बाद हाँ, कौन से इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट। पहला आता है बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता में है। फिर अगला आता है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है। और एक आता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि देहरादून। तो डीएसटी के अंदर ये तीन इंस्टीट्यूट्स कवर होते हैं। फिर इसके बाद आता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, डीईसी। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। सेटअप किसने किया है? सबसे पहले ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड में ही पढ़ के आए हैं कि जो डिस्टेंस कोर्स है वो सबसे पहले इग्नू ने स्टार्ट किए थे, ठीक है। इग्नू की फुल फॉर्म क्या है, हैंड रेज करो। हाँ जी सुभाष। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पूछी जा सकती है। तो 1991 में ये बन गई थी डीईसी, और काम करना शुरू कर दिया था इसने 1992 में। फिर इसके बाद आती है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर्स की एजुकेशन पे काम करेगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द परसुएंस ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। तो एक्ट बना था ये 1993 में, और ये एनसीटीई बन गई थी 17 अगस्त 1995। इस एक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनसीटीई।
तो ये तो हमने कर लिए रेगुलेटरी बॉडीज जो मेन थी हमारी यूजीसी। उसके अलावा क्या क्या आती है, तो इसके ईयर आपको ध्यान रखनी, सीक्वेंस में ही है, इसी सीक्वेंस में आप याद कर लेना। इसके बाद अगला आता है हमारा रिसर्च काउंसिल्स, कि मतलब रिसर्च अगर कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या काउंसिल बनी हुई है, क्या क्या परिषद बनी हुई है सरकार की तरफ से। तो कौन सी बॉडीज का आपको रिसर्च में नाम पता है? आपका यूजीसी नेट होता है, एक और नेट होता है, नाम सुना होगा आपने, साइंस वालों के लिए अलग। हाँ जी केशव। CSIR में। CSIR नेट, ठीक है। तो एक तो काउंसिल यही। तो पहले आता है इसमें ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर ये मेन फोकस रहेगा इसका। इज एन ऑटोनोमस organization under the Department of Agricultural Research and Education। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, डेयर की क्या होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, तो इसके अंदर आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अंदर ये कवर होती है। एस्टेब्लिश कब हुई थी ये? 1929। अगर ये पूरी डेट ना याद हो तो ईयर तो कम से कम सभी का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पूरी डेट कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो ईयर तो मस्ट है, ईयर सबका याद होना चाहिए। तो ICAR ये एग्रीकल्चरल के लिए हो गई। फिर आती है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फुल फॉर्म सभी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने आपका ICT का टेस्ट भी लिया था उसमें देखा होगा 15 से 20 क्वेश्चन केवल फुल फॉर्म के थे उसमें, ठीक है। तो फुल फॉर्म के लिए इस बार ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि अकेली 8वीं यूनिट से ही ICT से आपके दो दो फुल फॉर्म के क्वेश्चन थे। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे लेते तो 4 नंबर आपके थे उसमें, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1942, 1942 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। फिर एक आती है मेडिकल रिसर्च के लिए इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो एस्टेब्लिश हुई थी ये 15 नवंबर 1911 को बाय द नेम ऑफ इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और स्टार्ट किसने किया था, एस्टेब्लिश किसने किया था इसमें? तो सर हरकर्ट बटलर, इन्हीं ने इसको एस्टेब्लिश किया था। इसको दोबारा से रीनेम कर दिया गया, जो कि आज इसका नाम है ICMR 1949। पहले इसका नाम 1911 में जब ये बनी थी तो क्या था? IRFP। तो ये हो गई है आपकी रिसर्च काउंसिल। और क्या क्या रिसर्च काउंसिल इसमें आती हैं? इसमें अगली आती है ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि ये सोशल स्टडीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, ठीक है। मेनली इसका क्या है, फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि फुल फॉर्म याद होगी तो थोड़ा सा आइडिया तो आप ही लगा लोगे। सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से संबंधित ही ये अपना काम करेगी। फुल फॉर्म और ईयर, ये दो चीजें इसमें याद करने की, ठीक है। बाकी चीज तो समझने के लिए लिखी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वाज established in the year of 1969 by the government of India to promote research in social sciences in the country। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी बॉडीज हमने की है, काउंसिल हमने की है, सभी किसके अंडर कवर हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर की सारी आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट की अभी तक कोई नहीं की है। फिर आगे आता है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि हिस्ट्री के ऊपर काम करेगी। तो फाउंडेड इन 1972 when इंदिरा गांधी वाज दी प्राइम मिनिस्टर। तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब ये इसकी स्थापना हुई थी ICHR की। और ये हिस्ट्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च में ये काम करती है। फिर आगे आता है ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, यानी कि फिलोसफी के ऊपर, दर्शनों के ऊपर ये काम करेगी, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुई थी? तो मार्च 1977 as the apex level body under the Societies Registration Act 1860। तो इसके अंडर ये बनी थी।
इस एक्ट के अंदर। एक्ट ना भी याद हो कोई बात नहीं, लेकिन इसका ईयर जरूर याद होना चाहिए कि मार्च 1977 में ये बनी थी। और अगर इसको कर सकते हैं तो फिर बात ही क्या है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधिनियम के अनुसार ये इसका निर्माण हुआ था, आईसीपीआर। तो ये थी आपकी रिसर्च काउंसिल्स। तो काउंसिल कर ली और बॉडीज कर ली हमने। इसके बाद आता है हमारे संस्थान, इंस्टीट्यूट्स। इसमें पहले आता है IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। एडवांस स्टडी का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन। एडवांस स्टडी कौन सी होगी? जो बेसिक लेवल से ऊपर की होगी। ठीक है। तो IIAS इज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन शिमला। तो शिमला में है ये। बना कब था? तो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है। सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 एंड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 20 अक्टूबर 1965। तो एक साल के बाद लगभग ये फंक्शनल हो गया था। ठीक है। इससे अगला आता है NEUPA। ये क्या है? ये भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही कवर होता है ये भी। हैज इट्स ओरिजिन डेटिंग बैक टू 1962। कब? व्हेन यूनेस्को established the Asian Regional Center for Educational Planners and Administrators. It was in 1970 that the institute was taken over by the government of India from UNESCO। यानी कि स्टार्टिंग में 1962 में ये यूनेस्को ने स्टार्ट किया था। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी तो पता होनी चाहिए आपको। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस। UN से तो इतना तो स्टार्टिंग तो करनी थी। यूनाइटेड नेशंस। अब किसके ऊपर बात कर रहे हैं? एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशनल। फिर आ गया S से साइंटिफिक, एंड C से आपका आ गया कल्चरल, O से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है ये। पूछ सकते हैं ये भी। ठीक है। तो यूनेस्को ने 1962 में न्यूपा की स्टार्टिंग की थी, इसको एस्टेब्लिश किया था। बाद में 1972 में गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया कि अब हम इसका देखभाल करेंगे। ठीक है। और न्यूपा की फुल फॉर्म इसमें नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। लास्ट में बच गया A, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। तो 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया और इसको नाम भी चेंज कर दिया। इसका क्या नाम बदला? नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द इंस्टीट्यूट विद इट्स प्रेजेंट नेम वाज री क्रिश्चियन इन 1979। तो 1970 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया था, तब नाम दिया था इसको ये वाला, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और 1970 9 में 1979 में इसका नाम दोबारा से चेंज कर दिया और कर दिया न्यूपा। इसके बाद आता है NIOS। NIOS का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
फॉर्मरली नोन एज नेशनल ओपन स्कूल, ठीक है, was established in नवंबर 1989। ओपन स्कूलिंग यानी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया था एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन परसुएंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनपीई, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में कि नेशनल पॉलिसी क्या है एजुकेशन की। इसके ऊपर क्वेश्चन जो 2025 में भी आया था और आगे आने की भी संभावना इसके ऊपर से पूरी पूरी है, ठीक है। तो ये थे आपके इंस्टीट्यूट्स। एक और है इसमें, वो आता है आपका नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स में, एनसीआरआई में, 1995। तो इसके अंदर आता है एनसीवीईटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, was formed on 10 October 2018 by the clubbing the National Council of Vocational Training and the National Skill Development Agency। तो जब इसके तहत आपके घर में किसी ने कुछ कोर्स भी किया होगा तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का स्टार्ट हुआ था अभी कुछ साल पहले, जो आज बंद भी हो गया है अब तो, ठीक है। 3-4 साल ही मैक्सिमम चला था ये। इसमें अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती थी, सिलाई मशीन और कुछ डिजाइनिंग का, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती थी, कंप्यूटर भी सिखाते थे और उसका सर्टिफिकेट भी एनएसडीए प्रोवाइड करवाती थी। हाँ जी सौरभ। सर ये क्या कहते हैं, एनएसडीए ही क्या कहते हैं अभी, स्किल इंडिया हो गया है क्या? नहीं, अभी तो ये अरे, एनसीवीटी, स्किल इंडिया अलग चीज, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये दो बॉडीज पहले अलग अलग थी, एनसीवीटी और एनएसडीए अलग अलग थी ये। अब इन दोनों को मर्ज करके एनसीवीटी बना दिया गया, वो नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो दोनों का इसी में पार्ट मर्ज कर दिया गया है। ये थी आपकी एनसीवीटी। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है एनएएसी, जो हमने स्टार्टिंग में, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इसको चाहे वहीं लिख लेना, इसके 2-3 पॉइंट्स थे जो अलग से हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए अलग से इसको लिखा। तो एस्टेब्लिश कब हुई थी ये? यूजीसी के अंडर, यूजीसी एक्ट के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी 1994 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो स्टैंडर्ड्स ये मेंटेन करती है किसी भी विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं इसके, कि मतलब क्या वो चीज़ देखती है? तो 7 क्राइटेरिया इसके होते हैं। पहली चीज़ तो संख्या ही आपको ध्यान रखनी है, कितने क्राइटेरिया एनएसी में आते हैं, तो 7 क्राइटेरिया आते हैं। और वो 7 क्राइटेरिया कौन से हैं? पहला है करिकुलर एस्पेक्ट्स, दूसरा है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं तो वो होती हैं कि नहीं होती हैं टाइम टू टाइम, और उनकी क्वालिटी क्या होती है। जो भी टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस चलता है और उनको इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे है। रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, तो ये पॉइंट उसमें क्राइटेरिया वो देखते हैं कि रिसर्च वहाँ पर कुछ है कि नहीं, कंसल्टेंसी है कि नहीं है, जैसे स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर बैठने की जगह है कि नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के अलग के लिए, टीचर्स के लिए अलग से है कि नहीं है, मैश है कि नहीं है, वहाँ पर बैठने की सुविधा है कि नहीं। और लर्निंग रिसोर्सेज, कि क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या जो प्रोजेक्टर वगैरह है वो अवेलेबल है, या फिर ब्लैक बोर्ड है तो जो भी उसके लिए साधन चाहिए वो है, या फिर प्रॉपर विजिबल है जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, क्या स्टूडेंट जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम प्रोटेस्ट करते रहते हैं कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ, या फिर स्टूडेंट सपोर्टिव, कि एक दूसरे का सहयोग करके वो जो भी एक्टिविटीज होती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो उनको प्रमोट करते हैं। तो गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का गवर्नेंस कैसी है, कि जो भी वहाँ के उस विश्वविद्यालय के वीसी हैं या फिर जो भी वाइस प्रिंसिपल हैं वो कैसे हैं, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है, उसके भी नंबर होते हैं, और उनकी मैनेजमेंट कैसी।
इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि जो भी कोई नई खोज हुई है कि नहीं हुई है, कोई नई थ्योरी या फिर कुछ नया निर्माण उस विश्वविद्यालय ने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह के वो 7 क्राइटेरिया देखते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये 7 डायग्राम में भी लगे हुए, उसको देख लेना आप। ठीक है, एक ही चीज है, वो वही पढ़ के आए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अब आप पूछ सकते हैं।